Hi Vijayawari, welcome back to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. So, बहुत ही सबसे खतरनाक और रेपिटेटिवली आस्क्ड क्वेश्चन और डाउट जो है डाउट विंडो में वो है मैम आखिरकार ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को कैसे आंसर करना है, और खास करके अभी जो रीसेंट खौफ जो है वो बनाया है पैरेलल क्वेश्चंस ने, ये पैरेलल क्वेश्चंस कैसे आंसर करते हैं। तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ कितने तरीके के लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होते हैं, उन्हें आंसर करने का सही तरीका क्या है, उनका क्या फॉर्मेट होना चाहिए, और इसके साथ साथ में और भी बहुत कुछ है। और एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि एक सरप्राइज है जिससे आपका ये जो पूरा प्रॉब्लम है वो चुटकियों के अंदर सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए फिर इसी बात पर शुरू करते हैं आज की वीडियो को। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस जो है ये लिटरेचर सेक्शन के अंदर आते हैं। दो क्वेश्चंस यहाँ पर आपसे लॉन्ग आंसर के पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, दैट मीन्स ये पूरा सेक्शन जो है वो 10 नंबर का होगा। अब ये 10 मार्कर्स हैं तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दो तरीके के क्वेश्चंस इसके अंदर पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होता है पैरेलल क्वेश्चन। ये पैरेलल क्वेश्चंस क्या होते हैं? पैरेलल क्वेश्चंस के अंदर आपको दो आपके कैरेक्टर्स जो होते हैं उन दोनों के बीच के अंदर एक पैरेलल ड्रॉ करने के लिए कह दिया जाता है। आपको बोल दिया जाता है कि यार फॉर एग्जांपल एक तरफ आप आंट जेनिफर देख लीजिए और दूसरी तरफ आप सोफी की मम्मी देख लीजिए, दोनों ही किस तरीके से यहाँ पर ऑप्रेस्ड है और बहुत फील कर रही हैं कि कैसे उन्हें एक मेल शॉविनिस्टिक सोसाइटी के अंदर दबाया जा रहा है। तो दोनों ही कहीं ना कहीं यहाँ पर ये फील कर रही हैं। अब ऐसे के अंदर आपको एक पैरेलल ड्रॉ करना है जिसके लिए एक स्टेटमेंट दे दिया जाता है जिसके अराउंड आपको वो पैरेलल ड्रॉ करना रहता है। इसे हम पैरेलल क्वेश्चंस कहते हैं। तो ऐसे के अंदर हमेशा याद रखेंगे कि आपको यहाँ पर जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो एक तो आपको यहाँ पर सिमिलर थीम या फिर सिमिलर कैरेक्टर के लिए मिलते हैं, कभी कभी सिमिलर इवेंट के बारे में भी यहाँ पर बात की जाती है। मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर आपको पैरेलल ड्रॉ करने के लिए कहा जाता है, बट उसके लिए एक स्टेटमेंट जरूर दी जाती है जिस स्टेटमेंट को आपको क्या करना पड़ता है, रेफर करना पड़ता है। ऑलराइट, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ये डबल कोटेशन में इसके लिए डाल दिया बिकॉज ये स्टेटमेंट आता है, समथिंग दैट आई एम कोटिंग हियर, नॉट जस्ट हाईलाइटिंग। देन वी हैव एक तरीके का क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा आ गया आपका इमेजिन योरसेल्फ टाइप का क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको बोल दिया जाता है कि अरे अपने आप को इमेजिन कर लो। अगर क्लास 10th का एग्जाम्पल दूं तो अगर तुम भोली होते तो तुम क्या करते। हाँ, कोई एक सिचुएशन आपको दे दी जाती है। अगर तुम विलियम डगलस होते, क्लास 12th का एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं कि अगर तुम विलियम डगलस होते तो तुम क्या करते, किसी एक सिचुएशन के अंदर तुम कैसे अपने डर को हराते, ठीक है। या फिर मान लीजिए तुम अज्यूम कर लो कि तुम महात्मा गांधी हो और तुमने जो लड़ाई लड़ी है इंडिया के लिए और इंडिया को आजाद करवाने के लिए, उसके बारे में तुम आज के युवा लोग जो है उन्हें कुछ गाइड करना चाहते हो, इंस्पायर करना चाहते हो, मोटिवेट करना चाहते हो, जिससे आज का जो इंडिया है वो और ज्यादा बेहतर बनेगा। तो उस पर स्पीच लिखो, ठीक है। आप जो है आप मिसेस पंपरे है, क्लास 10th का एग्जाम्पल है, और अभी अभी ट्रिकी जो है वो घर पर आया है, आप बहुत ज्यादा खुश हैं और इस खुशखबरी के अंदर आप डायरी एंट्री लिख रही हैं। वहां पर आप मेंशन कर रही हैं कि आज का दिन आपका कैसा रहा जब आप ट्रिकी को घर पर लेकर आए। तो किसी भी तरीके का यहाँ पर आपको इमेजिनेशन दे दिया जाता है और वो इमेजिन करके आपको कभी तो स्पीच लिखने को कह दी जाती है, कोई रिपोर्ट लिखने को कह दिया जाता है, लेटर लिखने को कह दिया जाता है कि आप इमेजिन कीजिए कि आप आंट जेनिफर हैं और आप अपने हस्बैंड को लेटर लिख रही हैं, तो लेटर के लिए बोल दिया जाता है। आजकल ब्लॉग भी बहुत ज्यादा फेमस है तो ब्लॉग लिखने के लिए भी बोल दिया जा सकता है। तो ये दो तरीके के मेनली अभी क्वेश्चन आ रहे हैं। पहले बहुत अच्छे दिन हुआ करते थे जब हम लोगों को क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता था और हमें बस चैप्टर की उठाकर समरी लिख देनी होती थी। अब ऐसा नहीं है। अगर आप इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना चाहते हैं, देखो यार मुद्दा तो सबसे पहले ये आता है कि इन्हें प्रिपेयर कैसे करें, लिखना तो छोड़ो, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहली बात जो हमें यहाँ पर ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि हमें प्रिपेयर कैसे करना है। तो पहली चीज तो आपको जो भी चैप्टर आप कर रहे हो, जो भी पोएम आप कर रहे हो, उसके थीम पे बहुत ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है जैसे कि मैंने आपको बताया थीम रिलेटेड क्वेश्चन है। इस पे जितने भी आपको सवाल पूछे जा रहे हैं वो थीम से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं। आप जितना ज्यादा थीम पे ध्यान देंगे उतना ज्यादा अच्छा है। इसके बाद में आपको कैरेक्टर्स, एक तो उनकी ट्रेड्स पता होनी चाहिए और आपका एक कनेक्शन होना चाहिए कैरेक्टर्स के साथ में।
क्योंकि बहुत बार जो आपको ये क्वेश्चन इमेजिन करने वाले पूछे जाते हैं उसके अंदर यू हैव टू रेजोनेट विद द कैरेक्टर। अगर आप कैरेक्टर के साथ में कनेक्ट नहीं करते हो तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कोई भी इमेजिनेशन करके स्पीच रिपोर्ट या कुछ भी लिख पाना। तो जब भी आप कैरेक्टर स्केचेस पढ़ते हैं तो सिर्फ ऐसे ही रट्टे मत लगाइए, आपको इसके साथ में ये भी कोशिश करनी चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा उनके साथ में रेजोनेट करें, कनेक्ट करें। नाउ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप कुछ फॉर्मेट्स जो है वो भी प्रिपेयर करते हुए चलिए, चाहे वो डायरी एंट्री हो, ठीक है, आपका स्पीच हो, रिपोर्ट हो, इनफॉर्मल लेटर हो, फॉर्मल लेटर हो, ब्लॉग हो, आर्टिकल हो, इन सब के फॉर्मेट भी प्रिपेयर करते चलिए। क्योंकि अगर आपको आर्टिकल लिखने के लिए आ गया तो सामने वाला ये जरूर एक्सपेक्ट करेगा कि आप जो है वो एक हेडिंग भी डालेंगे, एक बायलाइन लिखेंगे। अगर आपको फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर लिखने आ गया तो अगेन हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आप एड्रेसेस देने वाले हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, बट इन पे इनके मार्क्स मिलते हैं। तो मेक श्योर कि आप इन फॉर्मेट्स को भी साइड में प्रिपेयर करके जाएं। यहाँ पर आपको सिर्फ फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि बॉडी कैसे प्रिपेयर करनी है वो मैं आपको अब बताऊंगी। अब जैसे ये हो जाता है तो अब मेरे को ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आखिरकार आंसर करने कैसे चाहिए। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। आपको यहाँ पर जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स हैं उन्हें मार्क करना चाहिए। मार्क करने दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं मार्क करने दे रहे हैं तो आपको मैंने ऑलरेडी ट्रिक बता रखी है कि आप एक ऐसी पेंसिल लेकर जाइए जो नॉर्मल वाली होती है, उसका जो एंड होता है वो थोड़ा शार्प होता है। तो अगर आप गड़ा के मार्क करेंगे शार्प एज से तो वो आराम से मार्क हो जाएगा, एक डिमार्केशन हो जाएगा जिसे आप देख पाएंगे। नाउ आपको यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट सर्च करने हैं। मैम मैं रीड तो कर लूं पर मैं सर्च क्या कर रहा हूँ मेरे को वो बताओ। यू आर सर्चिंग फॉर द कैरेक्टर्स जिनके बारे में बात हो रही है। यू आर सर्चिंग फॉर द स्टेटमेंट जिसके बेसिस पे कंपैरिजन या सिमिलैरिटी ड्रॉ करने के लिए बोला गया है, या जिसके बेसिस पे आपको कोई एक थीम है जिसको एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया है। यू विल मार्क द इवेंट, या कोई ऐसा सिनेरियो जो आपको दिया गया है जो आपको दिमाग में रखना है वाइल आप अपना इमेजिनेशन करते हो किसी कैरेक्टर के जैसा। तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी चाहिए। एंड प्लीज एम्फसाइज कीजिए इस फैक्ट पे कि 120 से 150 वर्ड्स के अंदर क्या लिखने के लिए बोल रहे हैं, कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट है क्या जो कि वो यहाँ पर आपसे चाहते हैं। इसके बाद में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर 4 स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो हैं आपके आंसर के लिए वो कर लेने हैं प्रिपेयर। जैसे ही आप यहाँ पर अपने एसेंशियल एलिमेंट जो है वो मार्क कर चुके हो, नाउ दैट यू नो कि कौन से चैप्टर से है, कौन से कैरेक्टर्स की बात हो रही है, तो अपने दिमाग के अंदर 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो रख लीजिए। मैम पर ये क्वेश्चन तो 5 नंबर में आते हैं, तो हम लोग 4 पॉइंट्स क्यों प्रिपेयर कर रहे हैं? क्योंकि क्लास 12 की मार्किंग स्कीम के अंदर ये क्लियरली दिया हुआ है कि 5 नंबर के जो क्वेश्चंस होंगे उसके लिए आपको बहुत सारे जो टीचर्स होंगे, चेक करने वाले एग्जामिनर्स होंगे, उन्हें बहुत सारे पॉइंट्स, वैल्यू पॉइंट्स मिल सकते हैं, पर उन्हें केवल कोई 4 वैलिड वैल्यू पॉइंट्स उन नंबर ऑफ वैल्यू पॉइंट्स में से आपके आंसर में खोजने हैं। तो बेसिकली यहाँ पर सीबीएसई बस यही चाहता है कि आप यहाँ पर क्वेश्चन को अच्छे से समझें। आप जैसे ही क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, उसकी टोन को समझने की कोशिश करेंगे, कैरेक्टर कौन कौन इन्वॉल्व है समझने की कोशिश करेंगे, कौन सा स्टेटमेंट है, कौन से इवेंट से ये क्वेश्चन पूछा है। जैसे ही आप दिमाग में क्लिक करोगे कि अरे हाँ ये वाला क्वेश्चन तो जरूर एंड ऑफ द चैप्टर से पूछा गया है, नहीं ये वाला क्वेश्चन तो जरूर बिगनिंग से पूछा गया है, आप जैसे वो अपने दिमाग के अंदर मार्क करोगे, आपके क्वेश्चन के अंदर से ढूंढने की कोशिश करोगे, आपके जितने भी वैल्यू पॉइंट्स है वो मार्किंग स्कीम से मैच होंगे ही होंगे। मैं आपको बता देती हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एग्जामिनर्स को आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के लिए वैल्यू पॉइंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, बिकॉज ये सब्जेक्टिव है, तो आप अलग अलग आंसर्स लिख सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देयर आर चांसेस कि आप वो 4 वैल्यू पॉइंट्स तो बिल्कुल अपने आंसर के अंदर लिखोगे। तो ऐसा आप बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते हो कि आपके वैल्यू पॉइंट्स जो आपके आंसर के हैं वो आपकी मार्किंग स्कीम से मैच ना हो। सो जैसे ही आप ये मार्क कर लेते हो, मेक श्योर कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग जो 4 पॉइंट है अपने दिमाग के अंदर लेकर आओ। एंड नाउ यू नीड टू डेवलप और फ्रेम योर आंसर। अब आंसर का फ्रेम कैसा होना चाहिए? देखिए फ्रेम कुछ इस प्रकार होना चाहिए आपके आंसर का। सबसे पहले आप शुरुआत करेंगे इंट्रोडक्शन से, जहां पे आप चैप्टर के बारे में, ऑथर के बारे में, थीम, कैरेक्टर, इवेंट, या फिर अगर पैरेलल क्वेश्चन है तो कोई सिमिलर बेस अगर 2 थीम्स या कैरेक्टर में है तो उनके बारे में भी आप यहाँ पर बात कर सकते हैं। डोंट वरी, आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पर आप इंट्रोडक्शन, अच्छा अब यहाँ पर ये भी मैटर करेगा कि ये क्या है।
अगर ये लेटर है तो इंट्रोडक्शन के अंदर ये सब कुछ आएगा बट लेटर के वे में, अगर ये स्पीच है तो ये सब कुछ आएगा बट स्पीच के तरीके से। सिमिलरली जो भी फॉर्मेट होगा बॉडी यही रहेगी, बस उस फॉर्मेट में ये ढल जाएगा, दैट्स इट। आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्वेश्चन जहां पर ये स्पीच के वे में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन आ गया, इसके बाद में आपको पैराग्राफ जो है वो चेंज कर लेना है। अब जैसे ही आप पैराग्राफ चेंज करते हो, अभी मैंने आपको बताया कि आपको 4 पॉइंट याद रखने हैं। अब देखो यार, अगर आप सोच रहे हो कि इंग्लिश वही है जहां पर टीचर आपको गिनती के 5 क्वेश्चन दे दिया करते थे और आप उन 5 क्वेश्चंस को रटकर और बस वही फैक्ट जो है उठाकर दे दिया करते थे, तो इंग्लिश वैसा बिल्कुल नहीं है। हम यहाँ पर आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं जहां पर हम चाहते हैं कि आपका व्यू पॉइंट हमें पता चले, राइट? तो ऐसा एक आइडिया सीबीएसई के दिमाग के अंदर होता है। तो हम क्या चाहते हैं कि आपका जो व्यू पॉइंट है किसी क्वेश्चन को लेकर, वो व्यू पॉइंट और उसके अंदर चैप्टर की रेफरेंस मिलाकर आप पैरेलल या लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो भी हैं वो लिखेंगे। दैट मीन्स अगर मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ, अगर एक इंसान को अच्छी जिंदगी जीनी है, फ्री जिंदगी जीनी है, तो उसे डर से फ्री हो जाना चाहिए, तो ये मेरा मानना है और इसे मैं मेरे 1 पॉइंट में फर्स्ट पॉइंट के अंदर लिखूंगी। पर इस बात को सपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ पर जो मेरे एग्जाम्पल है, जो रेफरेंसेस है, वो रिस्पेक्टिव चैप्टर्स से दूंगी। आपको तो पता ही है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो थीम से उठकर आते हैं। तो मान लीजिए इस बार क्वेश्चन फियर का है, तो आपको अगर ऑलरेडी बता रखा है पैरेलल कहाँ ड्रॉ करना है, तो वो वाले चैप्टर्स आ गए। अगर ऐसा नहीं है तो जो चैप्टर के बारे में बता रहा है उसका रेफरेंस, और चैप्टर भी गिवन नहीं है तो आपको खुद सोचना पड़ेगा कि ये थीम कौन सा है और उसका रेफरेंस देना पड़ेगा। सो आप अपना फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे जो कि आपका सोचना है इसके बारे में, इट इज योर आंसर टू इट। एंड देन इसके बाद में रेफरेंस की मदद से यहाँ पर समझाएंगे, एक चैप्टर से या पोएम से आप यहाँ रेफरेंस देंगे। अगर ये क्वेश्चन एक पैरेलल क्वेश्चन है तो आप वर्ड ऐड कर देंगे सिमिलरली या फिर सिमिलर टू, और फिर दूसरे चैप्टर का भी रेफरेंस यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। ये तभी होगा जब ये क्वेश्चन पैरेलल क्वेश्चन है। अगेन डोंट वरी, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। अब इसके बाद में आपने अगेन आपका पैरा जो है वो चेंज कर लेना है, एंड ऐसा ही आपको सेकंड पॉइंट लिखना है, पैरा चेंज करना है, ऐसा ही आपको थर्ड पॉइंट लिखना है, पैरा चेंज करना है। जैसे ही आप फोर्थ पॉइंट पे आएंगे, मेक श्योर कि ये फोर्थ पॉइंट का फ्रेमिंग ऐसा हो कि इसे आप कंक्लूजन के साथ जोड़ सको। दैट मीन्स इसका फ्रेमिंग कुछ इस प्रकार होना चाहिए कि इसके अंदर या तो पूरा का पूरा जो हमने आंसर लिखा है वो सम अप हो जाए, या फिर इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन का रेफरेंस आ जाए, बिकॉज, हेंस, देयरफॉर की मदद से, या फिर यहाँ पर जो ग्रेटर थीम है, जो दोनों चैप्टर्स या दोनों कैरेक्टर्स के बीच में जो एक सिमिलैरिटी है उसको हम फाइनल डिस्कशन में करके खत्म कर दें, या फिर कोई नेक्स्ट इवेंट के बारे में बात की जाए जिसके अंदर अगर बाय चांस ये स्पीच है तो योर होपिंग या जो भी है, तो आप ये कोई नेक्स्ट इवेंट के बारे में बात कर सकते हो। चैप्टर का कोई नेक्स्ट इवेंट हो सकता है, या फिर अगेन आप यहाँ पर कोई कैरेक्टर से रिलेटेड आगे कुछ बात कर सकते हो अगर इमेजिनेशन से रिलेटेड है। तो आपको ये फोर्थ पॉइंट जो है ये ध्यान रखना पड़ेगा दैट यू फ्रेम दिस पॉइंट इन सच अ वे कि ये कंक्लूजन के साथ में फिट हो जाए। नाउ ये आपका जो है पूरा का पूरा बॉडी रहना चाहिए आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस का। इसी तरीके से आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस लिखने चाहिए, ऐसे ही सीबीएसई आपसे एक्सपेक्ट करता है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल एंड ये सारी चीजें मैं आपको वहां पर बताती हूँ, एक मिनट। यस, so this is your example. Now this example is from class 12, class 10th के learners जो भी इसे देख रहे हैं, please try to understand my point इसके थ्रू। तो ये मेरे पास एक क्वेश्चन था जिसके अंदर मुझे 2 चैप्टर्स दिए गए थे, और ये जो 2 चैप्टर्स मुझे दिए गए थे उन चैप्टर्स के 2 कैरेक्टर्स, पहला कैरेक्टर था विलियम डगलस और दूसरा कैरेक्टर था पेजेंट्स ऑफ चंपारण। इन दोनों कैरेक्टर्स ने किस तरीके से अपने डर को हराया और डर पर जीत हासिल करी, ये मेरा एक थीम यहाँ पर मुझे एक स्टेटमेंट दे दिया था, और उस पे मुझे एक तरीके से मोटिवेट करना था, मेरे को एक तरीके से स्पीच देनी थी अभी बच्चों को। तो इसकी वजह से मैंने स्पीच का फॉर्मेट याद रखते हुए इंट्रोडक्शन भी वैसे ही किया, एंड एग्जैक्टली जो मैंने अभी आपको पैटर्न बताया बस उसी पैटर्न के अंदर यहाँ पर लिखा है। इनकेस ये विजिबल नहीं है तो आई विल एनीवे सेंड दिस आपके टेलीग्राम में, बट यहाँ पर रीड कर रही हूँ तो प्लीज थोड़ा सा उस पर फोकस कीजिएगा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी ऑल नो, अब यहाँ पर ये जरूर ध्यान रखना कि ये स्पीच है,
तो ना तो आप विलियम डगलस हो और ना ही आप यहाँ पर पेजेंट्स ऑफ चंपारण। आप कोई XYZ मोटिवेटर हो और आप बच्चों को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हो। अगर ये स्पीच विलियम डगलस खुद दे रहा है और वो खुद के बारे में बात कर रहा है तो प्रोनाउंस चेंज हो जाएंगे। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में हमेशा 3 चीजों का ध्यान रखना, द टोन ऑफ द क्वेश्चन, प्रोनाउंस, ठीक है, आपका जो आंसर लिख रहे हो, सॉरी, आपको यहाँ पर टोन का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी टोन कैसी है। आर यू मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स, इज इट अ स्पीच, इज इट अ लेटर दैट यू आर राइटिंग। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हर के अंदर टोन अलग होती है, स्पीच बहुत ऑडिबल होता है, तो यहाँ पर इस्तेमाल हम कुछ ऐसी चीजों का करते हैं जो ऑडियंस को एड्रेस करे, ठीक है। वैसे लेटर होता है तो वो एक रिटन फॉर्मेट के अंदर होता है, तो वहां पर हम उन सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं जो चिट्ठी में लिखा जाता है। तो आपको टोन का ध्यान रखना है। प्लीज टेक केयर ऑफ प्रोनाउंस, कहाँ पर आई आएगा, ही आएगा, शी आएगा, कौन लिख रहा है, ठीक है, और वो अगर उसका नाम आ रहा है तो वहां आई आना चाहिए, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऑल्सो द इवेंट, आपके रेफरेंसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यू शुड नो कि कौन से इवेंट से पूछा गया है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी ऑल नो व्हाट इट्स लाइक टू बी अफ्रेड। Fear is our body's natural response to a perceived threat or danger. Now यहाँ पर ये जो है but when, यहाँ तक ये जो गुड मॉर्निंग है, यहाँ से लेकर ये but when जो है, यहाँ तक मुझे क्वेश्चन के अंदर दिया गया था और हिंट में लिखा गया था यू मे स्टार्ट लाइक दिस। तो मैंने इसके लिए वहीं से स्टार्ट कर दिया क्योंकि इससे मुझे थोड़ा आइडिया लग गया कि मेरे को अभी क्या लिखना चाहिए, प्रॉब्लम मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर आगे कंटिन्यू करके जोड़ दिया, but when William Douglas can beat his fear of water, you can too. Again, मैं ऑडियंस को एड्रेस कर रही हूँ। Fear is like a handicap, it prevents us from growing. As in case of, अगेन मुझे रेफरेंस देना है तो मुझे ऐसे चीजों का, ऐसे फ्रेजेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब देखो यार, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, यहाँ तक मेरा पूरा इंट्रोडक्शन जा रहा था, थोड़ा मुझे क्वेश्चन ने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया और थोड़ा मैंने अपने आप यहाँ पे एड्रेस कर दिया। आइडियली मुझे यहाँ से पैराग्राफ चेंज करना चाहिए था, तो प्लीज आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ से जो है आपका पैराग्राफ हो जाएगा चेंज। अब ये मेरा पैराग्राफ चेंज हो गया। अब मेरा फर्स्ट पॉइंट आ गया है। मेरा फर्स्ट पॉइंट एक बार सबके सब देख लेंगे। मेरा फर्स्ट पॉइंट है फियर इज लाइक अ हैंडीकैप, इट प्रिवेंट्स अस फ्रॉम ग्रोइंग। ये मेरी पूरी ज्ञान की बात, क्योंकि इनको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में ज्ञान की बात ही चाहिए, तो मैंने दे दी पूरी ज्ञान की बात कि फियर इज लाइक अ हैंडीकैप, इट प्रिवेंट्स अस फ्रॉम ग्रोइंग। अब मुझे ये बात जो मैंने यहाँ पर ज्ञान दिया है, इस ज्ञान की बात को एग्जाम्पल्स के तौर पे समझाना है। इमेजिन करो मैं तुम्हारे स्कूल में आई हूँ और आकर मैं तुम्हें बता रही हूँ कि किस तरीके से तुम्हें अपने डर से जो है वो लड़ना चाहिए, और इसीलिए मैं आकर बता रही हूँ, देखो बच्चों, फियर जो है वो एक हैंडीकैप होता है, वो तुम्हें ग्रो करने से रोकता है। अरे जैसे हमने विलियम डगलस वाले चैप्टर में पढ़ा था, है ना, एग्जैक्टली ऐसे ही हमको यहाँ पर आंसर लिखने होते हैं। तो हमने एज इन केस ऑफ विलियम डगलस, तो देखो मैंने आपको क्या बताया था फॉर्मेट में, आपका पॉइंट नंबर 1 आएगा, ये रहा मेरा पॉइंट नंबर 1, मेरा एक्चुअल आंसर ये है, फियर इज लाइक अ हैंडीकैप, इट प्रिवेंट्स अस फ्रॉम ग्रोइंग। अब मैं रेफरेंस दूंगी, तो मैंने पहला रेफरेंस दिया, एज इन केस ऑफ विलियम डगलस, ड्यू टू हिज फियर ऑफ वाटर ही कुड नॉट गो फिशिंग, कैनोइंग, बोटिंग एक्सेट्रा। तो ये रहा मेरे चैप्टर का रेफरेंस नंबर 1, चैप्टर 1 का रेफरेंस। इसके बाद में मेरे दूसरे चैप्टर से जो कैरेक्टर आया है उसका रेफरेंस भी मुझे यहाँ पर देना है, क्योंकि मुझे पैरेलल ड्रॉ करना है, तो मैंने ऐड किया है वर्ड सिमिलरली, तो मैंने सिमिलरली ऐड कर दिया। और अब मैं दूसरे चैप्टर पे चली जाऊंगी। ड्यू टू द फियर ऑफ ब्रिटिशर्स, द पेजेंट्स ऑफ चंपारण कुडंट स्पीक फॉर देयर राइट। तो मैं मेरी जो ज्ञान की बात यहाँ पर कर रही थी, ये जो मेरा पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर था, मैं बस उस पॉइंट नंबर 1 को ही एक्सप्लेन कर रही हूँ, बट विद एग्जाम्पल। ये एकदम ऐसा ही है जैसा कि आप एसएसटी या किसी भी थ्योरी पेपर में करते हो, आप जो पॉइंट है उस पॉइंट को लिख देते हो एंड देन उसके बाद में उसे एक्सप्लेन करते हो। एकदम ऐसा ही आपको यहाँ पर करना है। जब भी आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन आए, दिमाग में 4 पॉइंट्स बनाओ और उसके बाद में उन पॉइंट्स को लिख दो एंड चैप्टर की रेफरेंस से उसे एक्सप्लेन करो। अगर आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है जिसमें एक ही चैप्टर या एक ही कैरेक्टर है, तब आप उसी चैप्टर या कैरेक्टर की रेफरेंस दीजिए। अगर यहाँ पर पैरेलल क्वेश्चन है जहां पर 2 थीम्स और 2 कैरेक्टर्स है, तब दोनों को आपको इस्तेमाल करना है, जोड़ना है विद द हेल्प ऑफ सिमिलरली या फिर सिमिलर टू।
नेक्स्ट अब मेरे को दूसरा पॉइंट लिखना था, क्योंकि मुझे 4 पॉइंट लिखने हैं, तो मैं दूसरे पॉइंट के लिए पैराग्राफ कर दी हूं चेंज। ये मेरा पैराग्राफ हो गया चेंज। ये मेरा दूसरा पॉइंट यहां पर आ गया, ओवरकमिंग फियर स्टार्ट्स विद फेसिंग इट, मेकिंग अ प्लान एंड टेकिंग द फर्स्ट स्टेप। ये रही मेरी ज्ञान की बात। द विल टू ओवरकम फियर इज स्ट्रॉन्गर देन फियर इटसेल्फ। अब देखो यहां पर मैंने ये पूरा का पूरा एक्सटेंड कर दिया, मैंने यहां पर बता दिया है, मेरी ज्ञान की बात ये कहती है कि फियर को ओवरकम करना शुरू होता है उसे फेस करने से, एक प्लान बनाने से और पहला स्टेप लेने से। हमारी जो इच्छा होती है फियर को ओवरकम करने की, वो ज्यादा बड़ी होती है डर से। अब मुझे रेफरेंस देना था, तो मैंने रेफरेंस सीधा दे दिया, मैंने बोल दिया विलियम डगलस ओवरकेम हिज फियर बाय डिसाइडिंग टू fight it rather than giving in to it. Similar efforts were made by peasants in Motihari by gathering around the courthouse. तो यहाँ पर मैंने पॉइंट 2 दे दिया, ये मेरा रेफरेंस नंबर 1। सिमिलर 2 के साथ में मैंने जोड़ दिया यहाँ पर हमारे दूसरे वाले रेफरेंस को, तो ये हो गया मेरा नेक्स्ट पॉइंट। अगेन मैंने यहाँ पर कर दिया मेरा पैराग्राफ चेंज, और मेरा थर्ड पॉइंट यहाँ पर आ गया है, और थर्ड पॉइंट कहता है it requires determination, perseverance. Sheer determination to fight your fears with patience can give you a free life. अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर बताया कि देखो यार, ये चीज जो है ये डिटर्मिनेशन और परजीवरेंस रिक्वायर करती है, फुल स्टॉप। देखो sheer determination आपके अंदर है अपने फियर्स को लड़ने का, पेशेंस अगर आपके अंदर है तो आप एक आजाद जिंदगी जी सकते हो। ये है मेरी ज्ञान की बात। अब इसके बाद में मुझे यहाँ पर अगेन रेफरेंस देनी है, तो मैंने रेफरेंस के लिए यहाँ पर एक फ्रेज ऐड किया है जो कि है फॉर इंस्टेंस। तो मैंने लिख दिया है फॉर इंस्टेंस, और मैं लिख रही हूँ फॉर इंस्टेंस इट टुक मंथ्स, फॉर इंस्टेंस इट टुक डगलस मंथ्स टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर एंड ऑलमोस्ट अ ईयर टू सिक्योर जस्टिस टू चंपारण शेयर क्रॉपर्स, बट इन द प्रोसेस दे नेवर गिव अप। तो मैंने यहाँ पर एक ज्ञान की बात क्या बताई थी कि आपको डर को जीतने के लिए, डर को हराने के लिए आपको डिटर्मिनेशन लगेगा, परजीवरेंस लगेगा, आपको पेशेंस लगेगा कि आप, ऐसा नहीं है कि हथेली पे सरसों उग जाएगी। जैसे कि डगलस अपने डर को हराने में न जाने कितने महीने प्रैक्टिस किए थे। ऐसे ही अगर हम चंपारण के पेजेंट्स की बात करते हैं तो उन लोगों ने न जाने कितने महीने, इनफैक्ट पूरा साल उन्हें लग गया था अपना राइट जो है, अपने हक जो है उन्हें जीतने के लिए। तो आपको समय का इस्तेमाल करना पड़ेगा, समय थोड़ा सा उस पर बिलीव करना पड़ेगा, पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। ये है मेरा थर्ड पॉइंट। इसे जैसे मैंने यहाँ तक एक्सप्लेन कर दिया, मैंने इसके बाद में पैराग्राफ चेंज कर दिया, मेरा लास्ट पॉइंट यहाँ पर है और यहीं पर मैं कंक्लूजन डाल दूंगी। तो ये मेरा हो गया, ऑलवेज रिमेंबर द जर्नी माइट बी डिफिकल्ट एंड यू माइट नीड अनपैरेलल्ड स्ट्रेंथ लाइक विलियम डगलस एंड पेजेंट्स ऑफ चंपारण, बट द डेस्टिनेशन विल बी फुल ऑफ लाइफ। अब अगर मैं चाहूं तो यहाँ से मैं ये लाइन छोड़ सकती हूँ और लिख सकती हूँ हैप्पी फियरलेस लाइफ टू एवरीवन, बिकॉज इट इज अ स्पीच एंड मैं चाहती हूँ कि मैं हर बार कोशिश करूँ अपने ऑडियंस को एड्रेस करने का। Now, I am not saying that the answer to this question cannot be better than this. आप certainly यहाँ पर बहुत सारे words का इस्तेमाल कर सकते हो, आप बहुत complex sentences बना सकते हो, and in fact आप इसकी framing भी अलग कर सकते हो, but वो risky है। ये जो आंसर है, ये आंसर एक ऐसा स्पेसिमेन है जहां पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक छोटे से फ्रेम को अपने दिमाग में रखने से, सिंपल सेंटेंस बनाने से आपके कितने ग्रामेटिकल एरर्स जो है वो कम हो सकते हैं। आपको इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना पड़ेगा, इतने ज्यादा पंक्चुएशंस का ख्याल नहीं रखना पड़ेगा, इतना ज्यादा वर्ड्स का ख्याल नहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी नेसेसरी वर्ड्स हैं या ऐसे वर्ड्स हैं जो चैप्टर के अंदर यूज हुए हैं वो मैंने एनीवे यहाँ यूज किए हैं। तो आपको यहाँ पर अपने आंसर को बहुत इस प्रेशर में बनाने की जरूरत नहीं है दैट माय आंसर हैज टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, माय आंसर हैज टू हैव दैट दोस फैंसी वर्ड्स, या फिर मेरे आंसर के अंदर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होने चाहिए, माय आंसर शुड हैव अ लॉट ऑफ कॉमास। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, बिकॉज समटाइम्स हम गलत जगह पे कॉमास प्लेस कर देते हैं, एक्सक्लेमेशंस लगा देते हैं, एंड ऑल्सो बहुत बार हम वर्ड्स को रट के तो जाते हैं बट उनका मीनिंग सही तरीके से प्लेस नहीं कर पाते हैं।
कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कैन बी वेरी टिपिकल बिकॉज कंजंक्शन जो इसके साथ में जुड़े होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस बहुत गलतियां करा देते हैं. तो स्टिक टू सिंपल सेंटेंसेस, यूज द वोकैबुलरी दैट इज ऑलरेडी देयर इन द चैप्टर एंड छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाइए, इसी फ्रेम के अंदर सेंटेंसेस बनाइए एंड यहाँ पर आपको 5 आउट ऑफ 5 मिल जाएंगे. लेट मी ऑल्सो टेल यू, दिस इज एन एग्जाम्पल फ्रॉम क्लास 12 का जो आपका सैम्पल पेपर है उसका क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, लेट मी ऑल्सो टेल यू कि ये जो है जितने भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं, अगर आप जाते हैं और जाकर चेक करते हैं आपकी मार्किंग स्कीम के वैल्यू पॉइंट, यू विल फाइंड एवरीथिंग देयर. सो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि साइड में जो ग्रेडिंग सिस्टम है और जो 4 वैल्यू पॉइंट्स दिए हुए हैं, जो वैल्यू पॉइंट्स दिए हुए यूज करने के लिए, वो सब कुछ यहाँ पर है एंड यू विल नो कि ये आंसर में 5 आउट ऑफ 5 फिर कैसे मिल सकता है. तो ये आपका फ्रेम जो है, जो मैंने आपको यहाँ पर दिया है, ये फ्रेम इसीलिए जस्टिफाइड है क्योंकि यहाँ पर सब कुछ वो है जो कि सीबीएसई को चाहिए, सब कुछ यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है जो कि उनके ग्रेडिंग सिस्टम में होता है एंड 4 पॉइंट वाली बात भी हमने यहाँ पर मेंशन कर दी है. ठीक है, तो ये हो गया. अब इसके बाद में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर आता है वो ये है कि मैम ये पैरेलल क्वेश्चन में प्रैक्टिस कैसे करूं. बच्चों, ये पैरेलल क्वेश्चंस में या तो थीम सिमिलर होते हैं या कैरेक्टर सिमिलर होते हैं. तो मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है, मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पर थीम जो है, जो थीम आपके सिमिलर हैं, उन सारे सिमिलर थीम्स को एक जगह कर दिया है नोट डाउन. तो ऐसे वाले थीम्स जिनके बीच में कोई पैरेलल हो सकता है, उन्हें मैंने एक ही जगह कर दिया है नोट डाउन, ताकि इससे आप भी उन्हें प्रिपेयर कर सके और उनके बारे में सोच सके, ताकि अगेन आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स यहाँ पर मिले. जैसे कि अब ये पॉसिबल थीम्स है जिनपे से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड, आपको कोई सरप्राइजेस नहीं मिलेंगे एग्जाम के अंदर. ओ, ये कैसे हो गया, लॉस्ट स्प्रिंग और मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड में पैरेलल कैसे आ गया. So there can be a parallel in Lost Spring and Memories of Childhood on the basis of the childhood memories, exploitation and trauma. Deep Water and Indigo, क्योंकि ये लोग दोनों चैप्टर में डर का डर कैसा इमोशन प्रोड्यूस कर सकता है और उसे हराना जरूरी है, उसके बारे में बात किया. द रैट ट्रैप एंड ऑन द फेस ऑफ इट, दोनों यहाँ पर बात करते हैं कि किस तरीके से प्यार, काइंडनेस, सेकंड चांसेस जो है वो एक इंसान को बदल सकते हैं. माई मदर एट 66 एंड अ थिंग ऑफ ब्यूटी, दोनों डेथ को डिस्कस करते हैं, उसकी इनएविटेबिलिटी को डिस्कस करते हैं. कीपिंग क्वाइट, एनिमी और लास्ट लेसन के अंदर आ सकता है वॉर को लेकर थीम. इन तीनों के अंदर वॉर जो है वो कॉमन है और वॉर ना करके हमें ब्रदरहुड या ह्यूमैनिटी को चूज करना चाहिए, वो आपको मिल जाएगा. लास्ट लेसन और थर्ड लेवल के अंदर आप इम्पैक्ट जो है वर्ल्ड वॉर का, वर्ल्ड वॉर्स का जो लोगों के ऊपर आता है, वो यहाँ एक्सपीरियंस कर सकते हो. जैसे कि लास्ट लेसन के अंदर यहाँ पर वॉर के चलते लोगों ने अपनी आइडेंटिटी खो दी और थर्ड लेवल के अंदर चार्ली ने वॉर के चलते लिटरली प्रेजेंट में जीना ही छोड़ दिया. तो ह्यूमन प्रेडिकेमेंट को आप यहाँ डिस्कस कर सकते हैं. रोड साइड स्टैंड, रैट ट्रैप और लॉस्ट स्प्रिंग के अंदर आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. ये तीनों ही कहीं ना कहीं हैव्स और हैव नॉट्स के बीच का डिस्कशन करते हैं कि एक तरफ ऐसी सोसाइटी है जहां पर हैव्स हैं और दूसरी तरफ ऐसी सोसाइटी है जहां हैव नॉट्स है. गोइंग प्लेसेस और थर्ड लेवल, इन दोनों के बीच में इमेजिनेशन का थीम आप कर सकते हो, हैलुसिनेशन का थीम आप कर सकते हो. इसके बाद आपको कैरेक्टर्स देखने को मिल सकते हैं. आई थिंक थोड़ा ज्यादा छोटा हो गया. आपको कैरेक्टर्स के अंदर पैरेलल देखने को मिल सकता है. साहिब, मुकेश, जितकला शाह और बामा के बीच में बचपन का कैरेक्टर, बच्चों का कैरेक्टर, उनकी एक्सप्लॉयटेशन और उनके एडल्टहुड पे क्या फर्क पड़ता है. विलियम डगलस, पेजेंट्स ऑफ चंपारण के ऊपर बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगेन, क्योंकि दोनों ने डर को हराया. विलियम डगलस और राजकुमार शुक्ला के बीच में डिटर्मिनेशन और परसीवरेंस का पैरेलल हो सकता है. रैट ट्रैप, सेलर, चार्ली और सोफी के बीच में इमेजिनेशन का पैरेलल हो सकता है. एडला विल्मेंसन और मिस्टर लैब के अंदर प्यार, काइंडनेस, कंपैशन का पैरेलल हो सकता है. दूसरों को सेकंड चांस देने का पैरेलल हो सकता है. विलियम डगलस और डेरी के अंदर क्या पैरेलल हो सकता है, दोनों ने ही अपने डर को हराया. डेरी ने एक तरफ लोगों के डर को और विलियम डगलस ने पानी के डर को. आंट जेनिफर, सोफीज मदर और मुकेश की सिस्टर इन लॉ के अंदर ऑप्रेस्ड विमेन का पैरेलल हो सकता है. आंट जेनिफर को भी दबाया जा रहा है, सोफी की मम्मी भी काम के बर्डन के अंदर दबी हुई हैं
और मुकेश की सिस्टर इन लॉ इतना यंग होने के बावजूद भी सोसाइटी के अंदर ऑप्रेस की जा रही है। अंकल सोफी के पापा और मुकेश के पापा के अंदर डोमिनियरिंग हस्बैंड या मेन का कैरेक्टर हो सकता है। ऐसे लोग जो मेल शॉविनिस्टिक सोसाइटी का चलता फिरता एग्जाम्पल हो। दीवान और सुब्बू के अंदर चापलूसी का कैरेक्टर का पैरेलल हो सकता है। दोनों ही जो है वो बहुत ही एक दूसरे की चापलूसी करते रहते हैं, अपने बॉसेस की चमचागिरी करते हैं। टाइगर किंग और जनरल के अंदर ये दोनों गलिबल हैं, दोनों ही फुलिश हैं, दोनों ही बातों में आ जाते हैं, कान के बहुत ही कच्चे हैं। इनका एक पैरेलल हो सकता है। सदाव और गांधी जी जो है उन दोनों के बीच में इस चीज का पैरेलल हो सकता है कि एक तरफ नेशन है और दूसरी तरफ उनका प्रोफेशन, और वो दोनों ही एक दूसरे को मतलब इन दोनों चीजों को कैसे बैलेंस करते हैं, ह्यूमैनिटी के बारे में कैसे सोचते हैं, कीपिंग इन माइंड कि उनका नेशन जो है वो उनके लिए पहले आता है। गांधी जी और मिस्टर लैम के बीच में यहाँ पर कैरेक्टर हो सकता है, एक पैरेलल हो सकता है कि किस तरीके से मिस्टर लैम और गांधी जी दोनों ही लोगों को फ्री करने के लिए बने हैं। कैसे वो दोनों ही यहाँ पर कोशिश करते हैं लोगों को प्यार से, काइंडनेस से, कंपैशन से फ्री करने की, उनके जो भी वरीज हैं उनसे, तो वो आ सकता है। देन क्रॉफ्टर, मिस्टर लैम, आयरन मास्टर, पेडलर के बीच में आइसोलेटेड लोगों का, जो अकेले लोग हैं, उनका कैरेक्टर पैरेलल हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ आपके पॉसिबल पैरेलल्स हैं जिनको मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिख कर रख दिया है, ताकि आप लोग बैठ जाएं और थोड़ा कॉन्टेम्पलेट करें, कोशिश करें कि क्या इनके अंदर आप लिख सकते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं पॉसिबल, ताकि आप सारे के सारे थीम्स को भी लगे हाथ रिवाइज कर लेंगे, सारे कैरेक्टर्स भी रिवाइज हो जाएंगे और आप पैरेलल्स के लिए हो जाएंगे सेट। मेहनत लगी है इसे ड्रॉ करने के लिए और YouTube पे ये पहला वीडियो है जिसके अंदर ऐसा कुछ हो रहा है, इससे पहले और कोई वीडियो नहीं बना है। तो कोशिश कीजिएगा कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें एंड ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है वो पैरेलल बेस्ड क्वेश्चंस को आंसर कर सकें। इसके साथ साथ आपको ये बता देती हूँ कि क्लास 12th के लिए यहाँ पर मैंने एक शीट बना रखी है और ये शीट भी मैं आपको दे दूंगी। लर्न विद शिप्रा मेरा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर, जहाँ पर पैरेलल और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शीट है। अब ये जो प्रैक्टिस शीट है यहाँ पर सारे जितने भी तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, उन सब का पूरा शीट बनाया हुआ है। अब मुझे पता है कि तुम्हारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि तुम पूरे एक एक क्वेश्चन करोगे, बट ये ज़रूर कर सकते हो कि एक बार इन्हें ज़रूर देख लेना सारे क्वेश्चंस को, और कोशिश कर लेना ये जानने की कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, और जो क्वेश्चन तुम्हें एकदम ही अलग लगे उन्हें ज़रूर ट्राई कर लेना, ताकि अगर वो एग्जाम के अंदर आते हैं तो तुम सॉर्टेड रहो। ये शीट को एक बार ज़रूर रीड करना क्वेश्चंस का आइडिया लेने के लिए, कहीं ऐसा नहीं हो कि पेपर यहाँ से बने और फिर बाद में आप पछताओ कि ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी मैम ने दे दिया था पर मैंने पढ़ा नहीं था। तो ये शीट आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, ये सारे क्वेश्चन जो भी हैं सब आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। एंड दैट्स प्रीटी मच इट। इसके साथ में हमने लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, पैरेलल क्वेश्चंस को एकदम डिटेल के अंदर आंसर करने के लिए क्रैक कर लिया है, पता चल गया है कैसे हमें आंसर करना है। जितनी भी बातें हैं वो सारी की सारी बातें मैंने यहाँ लिख दी है। मैं ये भी कोशिश करूंगी कि मैं, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा बड़ा है, तो मैं यहाँ पर चैप्टर्स डाल दूँ, पर अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और अगर मेरी मेहनत पसंद आती है तो बिल्कुल एक पॉजिटिव फीडबैक ज़रूर देकर जाना कमेंट सेक्शन के अंदर। इट विल रियली हेल्प मी अंडरस्टैंड कि आपको कैसे, या कंस्ट्रक्टिव फीडबैक कि आपको और कैसे वीडियोस चाहिए और मैं और क्या बेहतर कर सकती हूँ। So that's pretty much it. I will see you in the next one. Thank you so much. I love you guys. Bye bye. Take care.